गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपी कॉलेज लाहौर की ऑनलाइन क्लासों में एक बार स्वागत है आप सभी का। जिस प्रकार से हम रोजाना एक कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी एकादशी के अंतर्गत से अंदर से, तो उसी प्रकार से आज एक कहानी लेके हम आपसे साझा करेंगे, जिस कहानी का नाम है अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया। ये कहानी जिन्होंने लिखी उनका नाम है भीष्म साहनी जी। और इस कहानी के अंतर्गत क्या होता है कि देश विभाजन, बंटवारा जब हो रहा था, देश विभाजन, और उस घटना का जिक्र किया गया है इसमें। देश का विभाजन कब हुआ? 1947 में ना। तो 1947 की घटना है और विभाजन भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो एक ट्रेन है जो पाकिस्तान के शहर से, जो पाकिस्तान के इधर से आ रही है और वो अलग अलग शहरों से होकर गुजर रही है और अंत में अमृतसर आ रही है। इस कहानी के अंतर्गत क्या दर्शाया गया है कि सांप्रदायिकता बढ़ रही है। एक आदमी दूसरे आदमी से ईर्ष्या कर रहा है, एक कुड़ रहा है, दूसरे आदमी से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कई सारे वैचारिक मतभेद हैं, वो इस कहानी के अंतर्गत बताए गए हैं। ये एक ऐसी कालजयी कहानी है जिसको पढ़ने पर मन करता है कि इसको बार बार पढ़ें। बहुत ही उम्दा कहानी है। और सांप्रदायिकता, देश विभाजन के संबंधित जो वातावरण था, जो मानसिकताएं थी, जो धारणाएं थी, जो विचार थे, उन सबको इस कहानी में लिपिबद्ध किया गया है। तो आज हम इस कहानी को देखते हैं और कहानी का नाम है अमृतसर आ गया। दोस्तों, ये पंजाब के अंतर्गत एक शहर है और आपको पता हो तो यहाँ पर गोल्डन टेम्पल भी है, स्वर्ण मंदिर है ना। तो बहुत ही शानदार कहानी है और आशा करता हूँ कि वीडियो आप पूरा देखेंगे और आपके काम भी आएगा। ठीक है। अब एक ट्रेन है जो पाकिस्तान से भारत की ओर आ रही है और उसके अंदर बैठे हुए जो यात्री वगैरह हैं वो किस प्रकार से आपस में बात कर रहे हैं, उनके क्या विचार है, उनको आज दोस्तों हम पढ़ेंगे। ठीक है। और चलो सीधे कहानी पे आते हैं, फिर कुछ और बात करेंगे। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मुसाफिर, राहगीर, यात्रा करने वाला। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। लाम का मतलब होता है दोस्तों युद्ध के किस्से। सरदार जी हैं, सरदार हैं, सिख हैं और बड़े कवि हैं भारत के, डॉक्टर हरिओम पंवार साहब को उन्होंने लिखा है कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की गुरुवाणी का। भारत देश के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो शहादत दी हैं वो दी है सिख कम्युनिटी ने। और आप अगर 8th की किताब पढ़ेंगे, 8वीं की सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे NCERT वाली, तो भारत की जितने भी भारत में धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, उनमें सबसे जो ज़्यादा शिक्षित कम्युनिटी है वो है सरदार सिख, है ना। और शहादत के समय इनका हमारे ऊपर बहुत एहसान रहा है। सब ऑथेंटिक 84 फांसियाँ हैं वो सरदारों को दी गई और देश आज़ाद हुआ, उन्होंने इतनी शहादत दी है, ऑथेंटिक, है ना। तो हम उनके कर्जदार हैं, ऋणी हैं, सिख कम्युनिटी के, गुरु नानक साहब के, गुरु गोविंद सिंह जी के, और जितने भी 10 जो गुरु हुए उनके। आगे कहानी पे आते हैं कि वो लाम के किस्से सुना रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे। बर्मा भारत का, जैसे अगर ये नक्शा है तो इधर आया हुआ है बर्मा, और उसकी लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहे थे। फौजी और जो गोरे फौजी यानी अंग्रेज अधिक जो फौजी थे उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। ऊपर वाली बर्थ में आप समझते होंगे सीट पे भी होता है, ऊपर जो होता है ना वह लोहे वाला, उसको बर्थ बोलते हैं। क्या बोलता है? बर्थ। अब आपको डे साथ में नहीं लगाना, नहीं तो बर्थडे हो जाएगा, है ना। तो उसमें बर्थ पे एक पठान सो रहा था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देरी से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था। कहाँ का? पेशावर। पेशावर कहाँ पे आया हुआ है? चरली के पास थोड़ी है, पेशावर आया हुआ पंजाब, पाकिस्तान में। तो वो पेशावर के पास रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बातें करने लगे थे, आपसी भाषा में। मेरे सामने दाईं और कोने में
एक बुढ़िया मुंह सिर पर ढांपे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे, संभव है दो एक और मुसाफिर भी रहे हो, पर वे स्पष्ट मुझे याद नहीं, इतना मुझे याद नहीं आ रहा है। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। तो दोस्तों, इस लाइन को आपको लिखना है। लेखक उस दिन दिल्ली के अंतर्गत जो स्वतंत्रता दिवस होने वाला था, कहाँ पे, दिल्ली का 15 अगस्त मनाने आ रहे थे। ये 15 अगस्त। तो ये दोस्तों बात होगी मेरे हिसाब से 14 अगस्त की। 14 अगस्त की बात है ये, है ना। ये बड़ा खुश था कि मैं दिल्ली जाऊंगा और लेखक, और दिल्ली में जाकर के मैं वहां का जो 15 अगस्त का जो प्रोग्राम है स्वतंत्रता दिवस का, वो मैं देखूंगा लाल किले का। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, है ना। तो उसी प्रकार से मैं वो देखने जाऊंगा, इसलिए ये खुश थे। उन दिनों के बारे में सोचता हूं तो लगता है हम किसी जुटपुटे में जी रहे थे, मतलब पता नहीं किस अदरझूल में थे। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही जुटपुटे में बीत जाना पड़ता है। अतीत, बीता हुआ समय, सब कुछ यादें अलग ही हो जाती है। ज्यों ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं, दरवाजे खुलते जाते हैं। हालांकि पट का मतलब वो किवाड़ भी होता है और पट का मतलब कपड़े भी होते हैं, पर्यायवाची शब्द है ना। हालांकि धीरे धीरे पट खुलते जाते हैं भविष्य के, और ये झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। जैसे जैसे आप भविष्य में जाएंगे, वो कोई जो चीज़ें हैं वो आपके साथ में जुड़ी रहेगी। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था, और इन्हीं दिनों पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया गया था, हुक्म था, और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, कैसे जिएंगे। पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाई थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहिब बंबई में रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे। जिन्ना कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे पहले। तो वो कहाँ जाकर के रहेंगे, मुंबई या वहां? और मेरा हर बार यही जवाब होता, बंबई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बंबई छोड़ देने में ये क्या तुक है। मतलब ये तुक का मतलब था जवाब, ये क्या जवाब है, मतलब वो यहीं रहेंगे और पाकिस्तान आते जाते रहेंगे। भाई एक लड़की है, अगर वो ससुराल चली जाती है तो ऐसा थोड़ी है फिर वो पीयर से रिश्ता ही खत्म कर लेती है, आते जाते रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ ये कह रहे थे। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। बॉर्डर के इधर वाले शहर इधर जाएंगे, ये वाले इधर आएंगे, ये वाले इधर आएंगे, ऐसी बातें चल रही थी। बंटवारा होने वाला था भारत और पाकिस्तान के बीच में। जो बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, हालांकि भूगोल का विषय है। मिलने बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। बात चली रही थी, कुछ लोग अपने पर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कई बार होता है ना, कांग्रेस और भाजपा की जब बातें होती है, राजनीतिक बातें, तो कई जने आपस में लड़ लेते हैं, है ना। खड़ा कौन हो रहा है, आलू से सोना बनाने वाला, और लड़ कौन रहे, इधर कोई और। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, आप अपने मत रखिए, आप अपनी बात रखिए, है ना। मतभेद भले हो जावे पर मनभेद नहीं होना चाहिए। मेरा दोस्त है, वो दोस्त है, भले मैं उसके विचारों से नहीं मिलता, उसकी राजनीतिक पार्टी से मैं नहीं मिल रहा हूं, उसके मेरे से ताल्लुकात नहीं है, पर क्या हो गया, आखिर मेरा मित्र है ना। उसी प्रकार से भाई आपको कड़ी भारी है तो आप खा रहे हैं, मेरा मन नहीं तो मैं नहीं खा रहा हूं, पर आप जो है तो मित्र है ना। उसी प्रकार से कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। ये बंटवारा हो जाएगा तो कौन सा कदम बढ़िया रहेगा, ऐसा किसी को अनुमान नहीं था। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आजाद हो जाने का जोश। नया बन रहा है देश और इधर हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, ऐसा जोश था। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और योम आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी, जश्न आज़ादी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे, और ऐसा लग रहा था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा 15 अगस्त को, तो जो दंगे फसाद हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। वातावरण के इस जुटपुटे में आज़ादी की सुनहली धूप सी उड़ रही थी, और साथ ही साथ
अनिश्चय भी डोल रहा था और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। और अनिश्चय भी जरूर था कि यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं दंगे क्या रूप ले लेंगे, ऐसा क्या हो जाएगा। ऐसी विचारधारा, ऐसी मानसिकता मन के अंदर बैठी जा रही थी। शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था। एक शहर का नाम आया है दोस्तों, झेलम। और आपको पता हो तो भारत में एक नदी है झेलम। तब जाकर ठंडा होगा ये झेलम का रक्तिम पानी और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। ऐसे करके एक कविता है। तुमने तो 10 लाख दे दिए सैनिक की विधवाओं को और सोचा कीमत लौटा दी है। वीर प्रसूता माओं को लो मैं 20 लाख तुम्हें देता हूं तुम किस्मत के हेतों को। और हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। संसद पर जब हमला हुआ तो एक कविता लिखी गई थी बहुत उम्दा। तो झेलम वहां पे है पर ये झेलम है। तो वो स्टेशन पीछे छूट चुका था और जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबलता हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। वो टिफिन खोल के खाने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा, नान होता है तंदूरी रोटी टाइप में, नान बोलते हैं जिसको, है ना। नॉन वेज अलग चीज है, एक नान होता है। जिस प्रकार से तंदूरी रोटी होती है वैसे नान हुआ करता है बड़ा सा। तो उसको भी नान का टुकड़ा थमाया और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा था। खाइए, खा ले बाबू, ताकत आएगी, ताकत आएगी, हम जैसा हो जाएगा, बीवी भी तेरे साथ खुश रहेगी। हैं, खा ले दालखोर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है, दाल वाल खाता है इसलिए दुबला है, खा ले मांस खा ले। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तों में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा और फिर हंसने लगा और सिर हिलाने लगा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, और जालिम, जालिम का मतलब होता है बदमाश, गुनहगार, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता है तो अपने हाथ से उठा ले। अगर हमारे हाथ से नहीं ले रहा तो अपने हाथ से उठा ले इसमें से। खुदा कसम बर का गोश्त है और किसी चीज़ का नहीं, मतलब बकरे का गोश्त है, खा ले। जिनकी भाषा जैसी होती है वो वैसे बोलेंगे। इनके ऊपर उस अफगानिस्तान की भाषा का प्रभाव है। हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा का अलग अलग लोग के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऊपर बैठा पठान छेक कर बोला, ओ खंजीर के तुख्म, इधर तुम्हें कौन देखता है? खंजीर के तुख्म नहीं, अरे पागल आदमी, इधर तुझे कौन देखने वाला है? हम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा। और तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। अगर तू ये खा लेगा तो हम तेरे साथ में दाल खा लेंगे। इस पर कहका उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी 2 शब्द पश्तों में भी कह देता। वो हंसता रहा और उसने कुछ कह दिया। ओ कितना बुरा बात है, हम खाता है और तू हमारा मुंह देखता है। और सभी पठान मगन थे और सभी जितने भी पठान पास में बैठे थे वो सब हंस रहे थे। ये इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं, स्थूल का है, सरदार जी बोले और बोलते ही खी करने लगे। स्थूल का है, हट्टे कट्टे। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे हाथ तुमने नहीं धोए इसलिए नहीं खा रहा है तुम्हारे पास से। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आंधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। अधलेटी मतलब सीट पे यूं लेटे हुए होंगे शयनासन में और उनका पेट लटक रहा था, इसलिए बाबूजी, हाँ, और नीचे लटकी थी। तुम अभी सोकर उठे और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते। और कोई बात नहीं, बस इसलिए नहीं खा रहा, बाकी कोई रीज़न नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खी करने लगे और फिर बात को वापस मजाक में लेने लगे। मांस नहीं खाता है बाबू तो जाओ जनाना डिब्बे में बैठो, इधर क्या करता है? फिर कहका उठा, अगर तुम मांस नहीं खा सकते तो जनाना डिब्बा, जनाना का मतलब होता है महिला डिब्बा। कौन सा डिब्बा? लेडीज जो डिब्बा होता है उसमें जाके बैठो, यहाँ हमारे पास में क्या काम है? डिब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफर शुरू होने पर गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकल्लुफी आ गई थी, है ना। अब वो किसी को कोई अड़चन नहीं थी, सब आपस में दोस्त से बन गए थे क्योंकि काफी समय से सफर करते आ रहे हैं। ओ इधर आके बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम, किस्सा खाने की बात करेंगे।
नहीं, कुछ मजाक करेंगे, इधर आ जाओ, मेरे पास में बैठ जाओ, ऐसी बातें उनमें होने लगी। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुलते चले आए थे, अंदर घुसते चले आए थे, बहुत सारे मुसाफिर, इतनी भीड़ हो गई थी। कौन सा स्टेशन है, किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद। मैंने बाहर की ओर देखकर कहा, शायद हो सकता है वजीराबाद हो। कौन सा शहर? वजीराबाद। वजीराबाद क्या हो सकता है? वजीराबाद हो। इसको बोलते हैं शिरो रेखा लगाना, ये लगानी जरूरी है, शिरो रेखा, कि वजीराबाद हो सकता है। गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी, और गाड़ी जाने से रवाना होने से पहले घटना घट गई। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। जब वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया, चल चलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और भी लोग थे, 3 या 4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे। इस तरह घबराकर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। एक ऐसी घटना घटी कि लोटा लेके पानी लेने गया, तो वहां पे देखा कि वो 4-5 लोग खड़े थे और एकदम से भाग करके, पानी गिर रहा है फिर भी भाग करके वापस आ गए। पर हमारे घर डिब्बे में हंसी मजाक चल रही थी। यही कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा, और वो पतला वाला आदमी था, उसने कहा कुछ गड़बड़ है। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। कुछ तो घटना घटी है, पर क्या घटी नहीं कोई जान नहीं पाता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दीली को भी भांप गया था। जो बदलाव आया था, वातावरण में तब्दीली आई थी, उसको मैं भांप गया था कि मतलब ये हो सकता है। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा, सभी दंगों के चिन्ह थे। यानी वो ट्रेन रवाना होने से पहले उस वजीराबाद की जो जगह है दोस्तों, वहां पर दंगा शुरू हो गया था। दंगा किस बात का है? दंगा है बंटवारे की बात का, दंगा है देश विभाजन की बात का। तो ऐसा वहां पे शुरू हो गया था। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था ये किसी को पता नहीं था। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर न खुलकर दूसरी ओर खुलता था, रेल का डिब्बा होता ना, एक तो जैसे इधर प्लेटफॉर्म तो इधर खुलेगा, एक बैक साइड में खुलेगा, तो उस दरवाजे से हल्का सा शोर हुआ, आवाज आई, कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कोई राहगीर है, कोई यात्री पैसेंजर है, वो अंदर आना चाहता था। कहाँ घुसा जा रहा है, कहाँ घुसा आ रहा है? नहीं है जगह, बोल दिया नहीं, जगह नहीं है, नहीं है, किसी ने कहा। और ऐसी आवाज आई, बंद करो जी दरवाजा। यूं ही मुंह उठाए घुसते आते हैं, आवाजें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं, है ना, जगह नहीं है भैया, आगे 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 और आगे। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है। और अगर वो पैसेंजर अंदर आ गया डिब्बे में, तो फिर उसको कोई विरोध नहीं करते, फिर वो धीरे धीरे बोल भी देते हैं, भैया थोड़ी सी जगह है ना, थोड़ी सी। और वो थोड़ी में एक जना बैठ गया और उसके पास वाले को बोल देते, ले आजा, हो गई जगह। ऐसा होता है कई दफा। और वो मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है, और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुस जाए आते हैं। किसी को जगह दे दी, आके बैठ गया, और फिर धीरे धीरे वो पूरा वहीं पे बैठने के बाद में फिर अगले वाले को अगले स्टेशन पे बोल देता है, नहीं जगह नहीं, दूसरों को आगे चलो आगे चलो। ऐसा होता है। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचेले कपड़ों और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। कैसा आदमी है? मैला कुचला, कपड़े वपड़े गंदे हैं उसके, और उसकी मूछें हैं वो लटकती हुई हैं, अर्थात वो आदमी थोड़ा परेशान सा लग रहा है। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, वो आदमी परेशान सा नजर आ रहा है दोस्तों। अब आगे क्या होता है देख रहे हैं। हाँ, तो ऐसा लग रहा है। चिटक मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई की दुकान करता होगा। कौन सी दुकान पे काम करता होगा? हलवाई। हलवाई का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ए बच्चा लोगन? हलवाई को क्या मतलब होवे? हलवाई का मतलब होता है मिठाई की दुकान।
फिर मिठाई बनाने वाला, तो वो कोई हलवाई की दुकान पर काम करता होगा। वह लोगों की शिकायतों आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। और बड़ा सा बैग था, संदूक था, बक्सा था उसका काला कलर का, और वो अंदर लगाने लगा। आ जाओ तुम भी चढ़ाओ। वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था, तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई। कैसी औरत? सूखी सी दुबली पतली औरत होगी ना, तो वो नजर आई और उसके पीछे 16-17 बरस की सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई। यानी वो तो छड़ गया और एक तो औरत नजर आई, वो भी अंदर आ गई, और एक 16-17 साल की 16-17 साल की सांवली सी हल्का काला रंग श्याम वर्ण की एक लड़की थी। वो लड़की भी उस डिब्बे के अंतर्गत आ गई। ये कहाँ की बात है? वजीराबाद स्टेशन की बात है। वो भी लड़की धीरे धीरे अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कुल्लों के बल उठकर बैठना पड़ा, और उठ करके कुल्लों के बल बैठना पड़ा। कुल्ले समझते होंगे आप, जो अपने बैक साइड में मांस है उसको कुल्ला बोलता है ये। और उस पर बैठ गए, टिका करके बैठ गए। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे, अरे इनको अंदर मत घुसने दो, दुखी कर दिया है वो वगैरह वगैरह। और एक चीज़ है साहब, भारत का एक ऐसा देश पंजाब, जहाँ की बात में इतना प्यार और इतना मिठास है कि वो जी लगाए बिना बात नहीं करते, है ना जी ना, हाँ जी हाँ वगैरह, इतना अच्छा सा बोलते हैं। हालांकि राजस्थान भी कम नहीं है, अतुल्य राजस्थान है, पर वहाँ की खासियत है। तो वो ऐसा कर रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था और उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर बैठी थी। टॉयलेट जो गेट होता है एंट्री करते ही, वहां पे वो बैठे थे। और कोई डिब्बा नहीं मिला। औरत जात को भी यहां उठा लाया है। और किसी ने कहा कि भाई औरत को भी तू यहां ले आया और तुझे कोई डिब्बा नसीब नहीं हुआ। यह आदमी पसीने से तर था, कपड़े पूरे पसीने में हो रखे थे, और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंधी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा, और जो खाट था चारपाई थी, उसके जो पट्टियां पड़ी थी वो भी अंदर लेने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ। बेटिकट यानी बिना टिकट का, मेरे पास में टिकट है, बेटिकट नहीं हूँ। लाचारी है यानी मजबूरी है मेरी। शहर में दंगा हो गया है ना, शहर में क्या हो गया, दंगा फसाद हो गया, लड़ाई हो चुकी है, धर्म विशेष से लड़ाई हो चुकी है, बड़ी मुश्किल से स्टेशन तक पहुंचा हूं। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं है इधर जगह नहीं है, इधर जगह नहीं है, तू देखता नहीं है, और निकल जा इधर से। और वो बोला, मेरी मजबूरी है, मेरी लाचारी है कि शहर में दंगा हो गया और मुझे जबरन भाग के यहाँ आना पड़ रहा है। और पठान ने आव देखा न ताव आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर के लात जमा दी, उसको लात मार दी। पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी, और वह वही हाय हाय करती रही। और लात उसके हस्बैंड को लगनी थी, पर उसकी बीवी के लग गई। पानी पी लेता हूं। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वो किससे उलझे, क्या उलझे? दुखी आदमी किसी से क्या उलझेगा साहब? वो किसी से उसकी शिकायत ही नहीं होती किसी से। वह यह चाहता है कि जैसे तैसे वातावरण शांत हो जाए, किससे शिकायतें करें। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, और वो लात लगने के बाद में भी वो अपना जो सामान बाहर पड़ा था प्लेटफॉर्म पे, उसको अंदर ला रहा था। पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पाटियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आई, बड़े बड़े भारे जो सामान के बने पड़े थे उनको भी अंदर ले आया। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चूक गई, और उसके अंदर जो कंट्रोल था वो कंट्रोल उसने खो दिया। ऊपर बैठा हुआ आदमी ने, निकालो इसे, कौन है ये, वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने जो नीचे की सीट पर बैठा था उस आदमी का संदूक दरवाजे में से नीचे फेंक दिया। देखो इसीलिए लड़ाइयाँ होती है, उसने वो नीचे सामान फेंक दिया।
जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान जहां लाल वर्दी वाला कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर सुफ हो गए थे। केवल कोने में बैठी बुढ़िया कुर्लाई जा रही थी। ए नेक बस्सों बैठने दो। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, पर पास में एक बुढ़िया बैठी थी। उसने कहा, ए नेक बस्सों, बुद्धि के मारे हुए आदमियों, इसको बैठने दो। अब आजा बेटी, तू मेरे पास आजा, जैसे तैसे सफर काट लेंगे। छोड़ो वे जालिमों, बैठने दो। अरे क्यों कर रहे हो, क्यों परेशान आदमी को परेशान कर रहे हो, बैठने दो इसको। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया हुआ कि सहसा गाड़ी सरकने लगी। सहसा यानी अकस्मात, और गाड़ी धीरे धीरे वहां से रवाना होने लग गई। छूट गया सामान, छूट गया। वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया, छूट गया सामान, छूट गया। बदहवास का मतलब एकदम सा डर करके और छूट गया ऐसा करने लगा। पिताजी, सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की चीर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाई जा रही थी, पिताजी सामान छूट गया, सामान छूट गया। और उनका सामान रखा हुआ था वो पीछे रह गया। उतरो नीचे, उतरो नीचे उतरो। वो आदमी हड़बड़ा कर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहरा पकड़कर नीचे उतर गया। और जब सामान बाकी वाला पीछे छूट गया तो खुद के अंदर जो ट्रेन में रखा हुआ सामान था डिब्बे में, वो भी उसने खुद का बाहर फेंक करके अपनी बेटी और अपनी बीवी से कहा, जल्दी जल्दी नीचे उतरो, गाड़ी चरक रही है, गाड़ी जा रही है, नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। और ऐसा उसने किया भी। उसके पीछे उसकी भयाकुल बेटी भय से आकुल, दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है साहब? भयाकुल। इधर से टुकड़े कर लो इसके, ये तो हो जाएगा भय और ये हो जाएगा आकुल। भय और आकुल, ये आ और ये और आ मिलकर के क्या बनता है साहब? आ है। छोटे का बड़ा हो जाना या बड़े का भी बड़ा हो जाना दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों। तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई। भय से आकुल होकर के, डर के मारे, लड़की डर के मारे, वह लड़की डर के मारे, फिर उसकी पत्नी कलेजों को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करते नीचे उतर गई। करके रोते पीटने वो नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरमो, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया। और वो उन लोग जितने भी बैठे थे उनको सबको वो बुढ़िया कह रही, मतलब तुमने धक्के मार दिए उस बच्ची को, तुमने नीचे उतार दिया उसको, तुमने सामान फेंक दिया उसका। गाड़ी सूने प्लेटफॉर्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी सा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, और वो बैठे थे, उनकी विरोध करने की किसी बाकी को हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी है, आग है और आग लगी है। किस बात की आग है? दंगे हो रहे, सांप्रदायिकता हो रही, सांप्रदायिकता बढ़ रही है ना, लड़ाइयाँ हो रही है विभाजन के कारण। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल आई थी और वह शहर पीछे छूट रहा था। तभी शहर की ओर से उठते धुएं के बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। शायद शहर को दोस्तों जला दिया था, शायद शहर को आग लगा दी थी। दंगे यानी भीड़ की आंख नहीं होती। दंगे में कौन किसका नुकसान हो रहा है, किसको क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं दिखता। तो दोस्तों दंगे हो रहे थे और शायद वो वजीराबाद स्टेशन पे आग लगा दी गई थी। तो ये कहानी है, इसका अगला भाग हम कल देखेंगे। और बीते हुए कल को मैं आ नहीं पाया था क्योंकि बहुत ही बढ़िया दिन था मेरे लिए भी। आपको भी बता दूं कि राजस्थान के जो सबसे बड़े इन दिनों कवि राजस्थानी भाषा के हैं, आदरजोग डॉक्टर साहब श्रीमान आइदान सी भाटी साहब, जो प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, और राजस्थानी भाषा के सबसे बड़े, आज की समय में सबसे बड़े जो कवि हैं, उनके साथ मुझे भी जगह मिली थी और मैं भी उनके साथ था। पूरे दिन उनके साथ रहे हैं पुंगलिया रिसोर्ट जोधपुर। बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला।
तो कहने का मतलब यही है कि अच्छों से संगति कीजिए, मज़ा अच्छा आएगा। और आपको रूबरू होना, इस कहानी को कल और पढ़ेंगे अपन। और अगर कोई इस कहानी के संबंधित कोई प्रश्न है तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। और कोरोना वापस से ब्रिटेन में हावी हो चुका है दोस्तों, तो आपको अपना, अपने परिवार का, पड़ोस का, सबका ख्याल रखते हुए पढ़ना है, पढ़ाई जारी रखनी है। मैं भरत कोराना आपसे लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।